डियर स्टूडेंट, मैं रेनू चौधरी, होम साइंस, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे बच्चे आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप आज से पेपर स्टार्ट है और हमारे यहाँ आज पेपर नहीं लगा हुआ है, तो कल से हमारे यहाँ पेपर है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करके आइएगा और अपने पेपर को अच्छे से अच्छा करिएगा, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आइए चलते हैं। आज हमारे यहाँ परीक्षा नहीं लगी हुई हो, तो हमको लगा कि चलिए आज हम कुछ आपके टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। तो आइए चलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, दिख रहा है ना। तो अभी तक हमने बहुत सारे पोषक तत्वों को खाया है, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, वसा, ये सारे पोषक तत्वों को खाए हैं। आज फिर से हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, खाते हैं ना। तो आइए देखते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड नहीं हो पाता है और मुख्य रूप से ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो आज हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा लेंगे और भरपूर एनर्जी के साथ हम अपने कार्य को, अपने पढ़ाई को और अपने पेपर्स को इत्मीनान के साथ आगे बढ़ाएंगे। और आइए, बिना एनर्जी के तो कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, सही है ना। तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, कार्बोहाइड्रेट हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगी। क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, चक्कर आने लगेगा। ऐसा बहुत सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बिना देरी क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं भी कंप्लीट हो पाता है तो हम 2 वीडियो में करेंगे और आपका सहयोग रहेगा तो एक वीडियो में हम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा होगा तो आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आइए। कार्बोहाइड्रेट, देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। मतलब एक साधारण व्यक्ति की बात अगर कहा जाए तो हम उसके भोजन से, हमारे भोजन से 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, और कहने का तात्पर्य है कि उच्च वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा 40% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं और मध्य वर्ग के लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग 60% से 65% करते हैं। कहने का मतलब है कि जो उच्च वर्ग के, जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति सही है, ठीक है, उनके पास पैसे हैं, तो उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं? अपनी आवश्यक ऊर्जा 40% कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। वो सिर्फ 40% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं और मध्य वर्ग के लोग जो बीच वाले हैं, ना निम्न है ना उच्च है, जैसे हम, आप मान लीजिए हम तो निम्न में ही आएंगे, तो निम्न वर्ग के लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग 60 से 65% करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग 60 से 65% करते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सिर्फ 40% कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है, अब आइए निम्न वर्ग की बात। निम्न वर्ग जिनका मुख्य काम कठिन परिश्रम, मेहनत, मजदूरी करना, अपनी आवश्यक ऊर्जा 85 से 90% कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ से ही प्राप्त करते हैं। जो अभी तक आपने देखा है, उच्च वर्ग की बात हो रही थी, निम्न वर्ग की बात हो रही थी, मध्य वर्ग की बात हो रही। अब यहाँ क्या है? निम्न वर्ग की बात हो रही है। जो मजदूरी, जो लेबर हैं, उनकी बात हो रही है। निम्न वर्ग जिनका मुख्य कार्य कठिन परिश्रम, मेहनत, मजदूरी करना,
जैसे लेबर होते हैं ना, ईंट ढोते हैं, बालू ढोते हैं, मिट्टी ढोते हैं, खेत में बहुत सारे काम करते हैं, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो अपनी आवश्यक ऊर्जा 85 से 90%, 85 से 90% कार्बोहाइड्रेट से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखा है उच्च वर्ग की बात हो रही थी, और उसके बाद आपका मध्य वर्ग की बात हो रही थी, फिर आपका निम्न वर्ग की बात हो रही है, निम्न वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, हमारी दाई आई हुई थी चाय देने के लिए, क्योंकि अभी हम चाय रखवा लेते तो चाय ठंडा हो जाता, तो उनको मना करने के लिए और हम गए थे, क्योंकि अब जब स्टार्ट कर दिए हैं तो चाय बाद में पियेंगे। और ठंडक बढ़ गई है, तो चाय की चुस्की लेते हुए मेरे वीडियो को बहुत इत्मीनान के साथ देखिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। और बहुत अच्छे से हमने पीपीटी बनाया है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो जायज़ सी बात है पूरी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चाय की चुस्की के साथ आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। अब आइए देखते हैं इनमें मुख्य उदाहरण शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च व मंड आदि अर्थात चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला के स्रोत हैं। कहने का जो इनका मुख्य स्रोत है, स्रोत की बात कर रहा है, यहाँ भी देखिए हम स्रोत की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है, क्या क्या खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं, और मुख्य स्रोत की बात कर रही है अनाज से। हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, अनाज से मिलता है, गेहूं से, चावल से, बाजरा से, मक्का से, राई से, जौ से, दाल से, शकरकंद से, गुड़ से, शहद से, जड़ी वाली सब्जियों, आलू, शकरकंद, चुकंदर, सूखा मेवा, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, खजूर, नाशपाती, अमरूद, काजू, खोआ, पनीर कार्बोज के प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। ठीक है, इतने सारे भोज्य पदार्थों से हमें कार्बोज मिलता है। ठीक है, तो जायज़ सी बात है ये सारे मध्य वर्ग के, उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जिनके पास पैसे हैं वो कुछ अच्छा भोज्य पदार्थ खाएंगे, और जिनके पास मध्य वर्ग के, निम्न वर्ग के, तो जायज़ सी बात है वो चावल से अपना कार्बोहाइड्रेट, अपनी एनर्जी बना लेंगे, कुछ दाल से, शकरकंद से, कुछ सब्जियों से बना लेंगे। फल उनके पास नहीं है, मेवा उनके पास नहीं है, तो ऐसे करके भी वो एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा है मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। कहने मतलब है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके पहले भी हम आपको बताएंगे कि 1 ग्राम कार्बोज जो होता है वो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन वसा जो होता है वो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा, सबसे ज़्यादा हमें अगर एनर्जी कहीं से मिल रही है तो वसा से मिल रही है। ठीक है, अगर डॉक्टर किसी को तेल खाने के लिए मना कर देता है तो वो प्रोटीन से अपनी एनर्जी लेता है, अगर वो भी मना कर दिया तो फिर अपने कार्बोहाइड्रेट से लेता है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अगर मिलता है तो वसा से मिलता है। ठीक है, और यहाँ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। जो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे इसका वर्गीकरण करेंगे, इसका वर्गीकरण हम कैसे कैसे करेंगे। सॉरी, मोबाइल गिर गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब देखिए
कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उसके भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं पर किया गया है जो निम्न है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। अब देखेंगे भौतिक विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर आप देख सकते हैं शर्कराएं और अशर्कराएं, ठीक है, शर्कराएं और अशर्कराएं। अब शर्कराएं में आता है शर्करा के गुण, वे स्वाद में मीठे होते हैं, वे श्वेतदार होते हैं। शर्करा और अशर्करा की बात कर रहा है। भौतिक आधार पे दो प्रकार से बांटा गया, शर्करा के आधार पे और अशर्करा के आधार पे। तो शर्करा के आधार पे जब हम बांटे हैं तो उसको भी हम क्या है, शर्करा का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, स्वाद में ये मीठा होता है। स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में ये मीठा होता है। वे वे रवेदार होता है, वे रवेदार होता है। अब तीसरा कह रहा है जल में घुलनशील होता है। जो शर्करा होता है वह मीठा होता है, रवेदार होता है। और तीसरा क्या है, जल में घुलनशील भी होता है, प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होता है। मतलब क्या है, जल में घुलनशील होता है, प्रकृति में व्यापक रूप से क्या होता है, विद्यमान होता है। फल, सब्जी, शहद, गुड़, शक्कर आदि की प्राप्ति के उत्तम साधन है। जो शर्करा होता है वो दो प्रकार से होता है, एक स्वाद में मीठा होता है, शर्करा स्वाद में मीठा हो तो क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है, रवेदार होता है, जल में घुलनशील होता है, प्राकृतिक रूप से क्या है, प्रकृति में विद्यमान रहता है। फल और सब्जी, शहद, गुड़ आदि इनके प्राप्ति के साधन हैं। किसके, शर्करा के। अभी आप आएंगे, अब दूसरा देखेंगे भौतिक आधार पे अशर्करा की बात कही गई है। हाँ ठीक है, अशर्करा। अशर्कराएं गुण में निम्नलिखित हैं। जो अशर्कराएं हैं इनके जो गुण है वो बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। देखिए क्या है, ये पाउडर के रूप में होते हैं। जो अशर्कराएं होती हैं ये पाउडर के रूप में होते हैं, ठीक है। इनका जो सूत्र होता है C6H10O5 होता है, ठीक है। कुछ शर्कराएं ठंडे जल में घुलनशील होते हैं। जो इनके कुछ शर्कराएं होते हैं वो ठंडे पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये पेड़ पौधे, फल, जड़, बीज, तने आदि में उपस्थित होते हैं। ये क्या है, पेड़ पौधे, बीज, तने आदि में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या है, स्वाद रहित होते हैं। वो स्वाद में मीठा होते था शर्करा, ये क्या अशर्करा की बात करी जा रही है, तो ये क्या होते हैं, ये स्वाद रहित होते हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। वो क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। पानी में जैली के रूप में हो जाते हैं। जब पानी में आप डालेंगे तो जैली के रूप में हो जाते हैं। तो अभी आपने भौतिक आधार पे शर्करा को बांटा है दो भागों में, शर्करा और अशर्कराएं, शर्कराएं और अशर्कराएं, ठीक है। अब बात हो रही है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अब तक आपने देखा है भौतिक विशेषताओं के आधार पर, अब आप आ जाइए रासायनिक विशेषताओं के आधार पे। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पे हम आपको बताएंगे इनके अनुसार कार्बोज 3 प्रकार से बांटा गया है। रासायनिक विशेषताओं के आपसे अगर पूछ लिया जाए भौतिक विशेषताओं के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 2 भागों में, शर्कराएं और अशर्कराएं। लेकिन भौतिक विशेषताओं की बात कही गई तो भौतिक विशेषताओं को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब हम देखेंगे मोनोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है और डाइसेकेराइड क्या है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो भी शर्कराएं आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम पॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम क्या है, डाइसेकेराइड के बारे में देखेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स शर्करा के अंतर्गत आते हैं। अब आप देख सकते हैं मोनोसेकेराइड शर्करा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, लैक्टोज और
फैक्टोज। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से शर्करा आते हैं तो आप बताएंगे क्या है, लैक्टोज, ग्लूकोज और फैक्टोज। अब इसको याद करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ना। तो आपको इसके पहले हम बताए थे कि जब ऐसी चीज़ें आप आ जाएं तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि ये जो ट्रिक है बहुत ही अच्छा ट्रिक है और बहुत जल्दी आपको याद होगा। कहने का मतलब है मोना के गर्लफ्रेंड गुड। कहने का मतलब है मोना के गर्लफ्रेंड गुड। आपका मोना के गर्ल फ्रेंड गुड। ये कहेंगे मैम ये क्या लिख दी, लेकिन याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, क्योंकि वैसे याद करते करते आप थक जाएंगे, फिर भी आप भूल जाएंगे कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पे अगर हम 3 में बांटे हैं, फिर तीनों के अंतर्गत बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, तो याद करना बहुत कठिन है। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? मोनो शर्करा के अंतर्गत मोनोसेकेराइड, मोनो क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स हो गया, और ग क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया, ठीक है। मोनोसेकेराइड की बात कर रहा है। और यहाँ क्या कर रहा, ठीक है, ग्लूकोज की बात कर रहा है। यहाँ क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और फ से क्या हो गया, हाँ, फ से फैक्टोज हो गया, ठीक है, फैक्टोज हो गया। और गैस से क्या हो गया, गैस से क्या होगा, ग्लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज। बहुत इजी वे में याद हो गया। मतलब मोना के गर्लफ्रेंड गुड, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे मोनोसेकेराइड के अंदर क्या आता है, मोनोसेकेराइड हो गया, गैस से आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और फै से फ्रेंड की बात कर रहा है तो आपका फैक्टोज हो गया, और कह रहा गुड, मतलब गुड में क्या है, क्या हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी में आप याद कर सकते हैं। मोना के गर्लफ्रेंड गुड, मोना के गर्लफ्रेंड गुड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है ग्लूकोज, लैक्टोज, फैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज और फैक्टोज। तो आपको क्या करना, यही सारे ट्रिक, और अपने इजी वे में भी बहुत सारे ट्रिक आप बना सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। तो हम, ये मेरा ट्रिक है, मैं जैसे याद नहीं कर पाती हूँ तो कुछ ऐसे इजी में मैं अपना ट्रिक बना लेती हूँ और इजी में याद हो जाता। तो ये बात हम आपको बता दिए हैं, तो आप इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो उस ट्रिक को भी अपना सकते हैं। मोना के गर्लफ्रेंड गुड, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप सीधे याद करेंगे, अरे मोना के गर्लफ्रेंड गुड। अब मोना के गर्लफ्रेंड मोनोसेकेराइड, और गर्ल से हो गया ग्लूकोज, फै से हो गया फैक्टोज, और गुड से हो गया ग्लैक्टोज। मतलब मोना के गर्लफ्रेंड गुड। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज, लैक्टोज और फैक्टोज, ठीक है। ये सारी चीजें आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक। अब अपनी अपनी ट्रिक है, और आप इजी वे में किसी भी चीज को, किसी भी कठिन चीज को आप अपने माध्यम से, अपने घर के लोगों का नाम रख करके, या अपने अगल बगल, या आपके माइंड में कुछ जो इस परिवेश में चल रहा हो, जो इस समय ट्रेंडिंग में हो, उस चीज़ों को, या ऐसे कठिन चीज़ों के सामने आप एक ट्रिक बना के बहुत ईजी वे में याद कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं। आपका मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आ गया मोना के गर्लफ्रेंड गुड, ठीक है। अब आ गया ग्लूकोज, लैक्टोज और फैक्टोज, ठीक है। अब आगे देखेंगे ग्लूकोज में क्या क्या आता है। अब देखेंगे ग्लूकोज, आप क्या, पहला क्या था,
ग्लूकोज। ग्लूकोज शर्करा सबसे सरलतम इकाई है। जो ग्लूकोज शर्करा है वो सबसे सरलतम इकाई है। ग्लूकोज को करंट कार्बोज क्वाइन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज को अंगूरी शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? अंगूरी शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज शर्करा, और ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है ग्लूकोज को और किसके नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे डेक्सट्रोज के नाम से, डेक्सट्रोज शर्करा के नाम से ग्लूकोज को भी जानते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 ml होता है। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, आपके रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 80 से 100 ml होता है। एक व्यक्ति के रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 80 से 100 ml होता है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा, जो शहद होता है, जो शहद आप लेते हैं, स्वाद में कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है ना। तो उसमें क्या होता है? 30 से 40% तक होता है। ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसमें 30 से 40% होता है, ठीक है। ग्लूकोज रक्तवाहिनियों में सीधे व शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो आपके रक्तवाहिनियों में सीधे और शीघ्रता से क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि 80 ml अधिक इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि 80 मिली अधिक इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक है। वो ग्लूकोज जो होता है वो क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक। अब आइए देखते हैं, फलों व सब्जियों में ग्लूकोज 2 से 6% होता है। फलों और सब्जियों में ग्लूकोज कितना होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए फलों और सब्जियों में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 6% होता है। कितना होता है? 2 से 6% होता है, ठीक है। ग्लूकोज रक्त वाहिनियों में ग्लाइकोजन के रूप में 550 ग्राम जमा होता है। कहने का मतलब है ग्लूकोज जो होता है वो रक्तवाहिनियों में ग्लाइकोजन के रूप में कितना जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में 550 ग्राम जमा होता है, ठीक है। किसमें? रक्तवाहिनियों में किसके माध्यम से? ग्लाइकोजन के रूप में 550 ग्राम क्या होता है? जमा होता है, ठीक। अब आगे देखिएगा, अभी तक आप लोग क्या है? ग्लूकोज की बात पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, यकृत में 200 ग्राम जमा होता है। आपके यकृत में जो ग्लूकोज होता है वो 200 ग्राम जमा होता है। मांसपेशियों में 350 ग्राम, मांसपेशियों में क्या है? 350 ग्राम, कुल 550 ग्राम जमा होता है। जो आपके मांसपेशियों में ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 350 ग्राम से लेकर कुल, आपका अगर कुल देखा जाए तो 550 ग्राम होता है। अब देखिए, जो ग्लूकोज की प्राप्ति के साधन हैं, हमें ग्लूकोज मिलता कहाँ से है, उसके स्रोत क्या हैं? तो आप देख सकते हैं पेड़, अंगूर, शहद। जो पेड़ से प्राप्त होता है उसमें अंगूर हो गया, शहद हो गया, गुड़ हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया और क्या हो गया? अरवी हो गया। ये सारे क्या हैं? ग्लूकोज के प्राप्ति के साधन हैं, जो आप अपने भोजन के रूप में इसे लेते हैं, ठीक है। अब आइए आप देखते हैं फ्रक्टोज क्या है। अभी तक आपने देखा है ग्लूकोज, अब देखेंगे फ्रक्टोज। दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। इसे फल शर्करा या लिब्यूलोज कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? फल शर्करा कहते हैं और लिब्यूलोज कहते हैं, ठीक है।
फलों में 2 से 8% तक ग्लूकोज उपस्थित रहता है आपके फल में, क्योंकि ये फल शर्करा है तो फलों में क्या है 2 से 8% की उपस्थिति रहती है। ठीक है, 2 से 8% की उपस्थिति रहती है। सबसे अधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज होता है, क्योंकि ये फलों में है, फलों में उपस्थित है तो जाहिर सी बात है ये मीठा होगा, स्वीट होगा। ठीक है, सबसे अधिक मीठी शर्करा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है तो आप बताएंगे सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे लैक्टोज। अब क्या देखेंगे, लैक्टोज। ठीक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। ये प्रकृति में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, लैक्टोज के पाचन के बाद लैक्टोज प्राप्त होता है। लैक्टोज जब पच जाता है, ठीक है, लैक्टोज जब पच जाता है तो लैक्टोज के पाचन के बाद क्या होता है, ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। लैक्टोज क्या है, किसकी शर्करा है, लैक्टोज दूध की शर्करा है। आपको कल भी पढ़ाए थे तो बताए थे लैक्टोज सबसे अधिक ज़्यादा किसमें मिलता है, दूध में, वो भी किस दूध में, माँ के दूध में। ठीक है, तो लैक्टोज क्या है, दूध की शर्करा है। लैक्टोज क्या है, दूध की शर्करा है। ठीक, अब आगे देखिए, खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान रहता है। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान रहता है। क्या है, ग्लैक्टोज। पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु ग्लैक्टोज का प्राप्त होता है। जब लैक्टोज पचता है, ठीक है, जब लैक्टोज पचता है तो लैक्टोज पचाने के बाद एक अणु क्या होता है, ग्लूकोज का, और एक अणु लैक्टोज का प्राप्त होता है। ठीक है, यह रक्त वाहिनियों में लैक्टोज सीधा अवशोषण नहीं हो पाता है, बल्कि अवशोषण से पूर्व यह पाचन एंजाइम की उपस्थिति में पहले ग्लूकोज में, बाद में फिर रक्त वाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियों में लैक्टोज सीधा अवशोषित नहीं हो पाता है, बल्कि क्या है, अवशोषण से पूर्व, ठीक है, अवशोषण से पूर्व यह पाचन एंजाइम के में उपस्थित ग्लूकोज, पाचन एंजाइम में जो उपस्थित ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज में बदल जाता है, फिर रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों में जब कभी लैक्टोज को ग्लूकोज के रूप में बदलने में सहायक एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है तो वैसे ही स्थिति में रक्त में लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपके घर में छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चों की बात कह रही है, छोटे बच्चों में जब कभी लैक्टोज को ग्लूकोज के रूप में बदलने में सहायक एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है, मतलब छोटे बच्चों में जब कभी लैक्टोज को ग्लूकोज को बदलने में सहायक एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है तो वैसी स्थिति में, जब एंजाइम की मात्रा कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में लैक्टोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लैक्टोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लैक्टोज की मात्रा जब बढ़ जाएगी तब क्या हो जाए, लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लैक्टोसीमिया नामक बीमारी किसमें हो जाती है, तो आप बताएंगे लैक्टोसीमिया नामक बीमारी एक छोटे बच्चों में या बच्चों में हो जाती है। ठीक है, ये अभी तक आपने देखा है क्या, मोनोसेकेराइड, मोना का गर्लफ्रेंड गुड, अभी तक आपने वेरी गुड पढ़ लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, डाइसेकेराइड शर्करा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, डाइसेकेराइड शर्करा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे डाइसेकेराइड,
डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं? डाइसेकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब इसको भी याद करना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत, तो वो तो बहुत इजी वे में याद हो गया ना। अब हम याद करेंगे क्या? डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं? सुक्रोज आते हैं, माल्टोज आते हैं और लैक्टोज आते हैं, ठीक है। तब अब सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज की बारी आ गई, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम कुछ ना कुछ ट्रिक लगाएंगे। अगर ट्रिक नहीं लगाएंगे तो इतनी सारे क्या हैं, ग्लूकोज है, इतने सारे कार्बोहाइड्रेट की शर्कराएं हैं, मुझे याद ही नहीं होंगी। तो ठीक है, इसे हमें याद करना होगा। तो क्या करेंगे? अब इसका भी एक ट्रिक होगा। क्या है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ड्राइवर शुष्क माल को लैंड कर दो। ड्राइवर क्या है? कोई लोडिंग गाड़ी आ रही है, किसी चीज़ की गाड़ी हो, इजी वे कुछ भी मान लीजिए, आ रही है, मतलब फल की ही गाड़ी आ रही है। तो क्या कह रहा है? ड्राइवर शुष्क माल को क्या कर दो? लैंड कर दो, ठीक है। ड्राइवर क्या है? शुष्क माल को लैंड कर दो। यह क्या है? ट्रिक है आपका, ठीक है। यह आपका क्या है? ट्रिक है। आपका क्या है? ट्रिक है। कह रहा है ड्राइवर शुष्क माल को लैंड कर दो, मतलब आपका ड्राइवर क्या होगा? ड्राइवर क्या हो जाएगा? डाइसेकेराइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ड्राइवर डाइसेकेराइड हो गया। सुक्रोज हो गया। क्या हो गया? सुक्रोज हो गया। सुक्रोज हो गया। अब क्या हो गया? माल हो गया। माल को क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है। माल्टोज हो गया। माल्टोज हो गया, ठीक है। माल्टोज की बात कर रहा है। अब कर रहा है लैंड की बात हो गया। लैक्टोज हो गया। क्या हो गया? लैक्टोज हो गया। बहुत इजी भी में याद हो गया ना। ड्राइवर शुष्क माल को लैंड कर दो, मतलब अभी तक आपने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, अब हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। ड्राइवर डाइसेकेराइड और शुष्क मतलब सुक्रोज, माल को माल्टोज, लैंड को लैक्टोज। मतलब ड्राइवर जो है वो ड्राइवर हो गया, क्या होगा? डाइसेकेराइड, और शुष्क हो गया, सुक्रोज हो गया। माल को क्या कर दिया? माल्टोज में बदल दिया। लैंड को क्या कर दिया? लैक्टोज में बदल दिया ना। तो इजी हो गया ना, इसको भी याद करना। हम मोनोसेकेराइड को याद की हैं कि मोना के गर्लफ्रेंड गुड। अब यहाँ क्या डाइसेकेराइड को करेंगे? ड्राइवर शुष्क माल को क्या कर दो? लैंड कर दो। सारी चीज आ जाएंगे। अब आपसे अगर पूछ ले कि माल्टोज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या है, तो आप इजी में बता लेंगे। वैसे आपसे पूछ लिया डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो आप सीधे याद करेंगे, अरे ड्राइवर शुष्क माल को लैंड कर दो, मतलब डाइसेकेराइड, शुष्क को सुक्रोज, माल को माल्टोज, लैंड को लैक्टोज। ये सारी चीज ट्रिक है याद करने के लिए, तो आप इसको बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। और भी अपने तरीके से अभी बताए हैं ना कि कुछ ना कुछ ट्रिक लगा लीजिए। तो क्या है? डाइसेकेराइड को शुष्क को सुक्रोज में बदल दिया, माल को माल्टोज में बदल दिया, लैंड को लैक्टोज में बदल दिया, और ड्राइवर को डाइसेकेराइड में बदल दिया ना। तो क्या है? डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं, ठीक है। अब हम आप देखेंगे पहला क्या है? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है? इसे सुक्रोज या गन्ने की शर्करा कहते हैं। क्या है? सुक्रोज को हम क्या कहते हैं?
यह सुक्रोज या गन्ने की शर्करा कहते हैं। 10 से 12% मिलता है। गन्ने की शर्करा में क्या मिलता है? सुक्रोज 10 से 12% मिलता है। चुकंदर की शर्करा, इसे हम चुकंदर की भी शर्करा था, उसमें क्या है? ये शर्करा भाई गन्ना स्वाद में मीठा होता है, चुकंदर भी स्वाद में मीठा होता है ना। तो ये क्या है? 12 से 18% की बात कही जा रही है। हम इसमें क्या मिलता है? 12 से 18% मिलता है। अब कह रहा है सुक्रोज जो होता है वो प्राप्ति के साधन कहाँ है? हमें सुक्रोज मिलेंगे कहाँ से? क्या क्या खाएंगे कि हमें सुक्रोज की प्राप्ति हो जाए? मीठा मीठा, स्वीट स्वीट, है ना। तो मीठा खाएंगे, स्वीट खाएंगे तभी स्वीट बोलेंगे। तो खूब सारा मीठा अरे इतना भी ना खाइए शुगर के मरीज हो जाइए, ठीक है। आपको एक पहले भी बताया, कोई खा खा के मरा, कोई खाए भी ना मर गया। तो इतना भी मत खाइए, ठीक है। इतना ही खाइए कि जितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, ठीक है। तो प्राप्ति के साधन चुकंदर में, गन्ना में, ताड़ के फल में, किशमिश में, पेड़ में सुक्रोज क्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट कर एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि चुकंदर में मिलता है, गन्ना में मिलता है। चुकंदर सब लोग जानते होंगे, सलाद वगैरह में यूज करते हैं, वैसे भी चुकंदर के जूस वगैरह पीते हैं। गन्ना आप लोग सभी जानते हैं कि गन्ना कौन नहीं जानता है। और ताड़ के फल, मतलब वो जो पहले के एक गांव में क्या होता है, ताड़ क्या होता है? जो तरकुल होता है, तरकुल से कुछ ऐसे मीठे से, स्वीट से कुछ रस निकलते हैं ना, तो उसे लोग पीते हैं। तो ताड़ के पेड़ से भी हमें सुक्रोज मिलता है, ठीक है। और ताड़ के पेड़ से भी मिलता है। पौधे में सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में जो सुक्रोज होता है उस सुक्रेज के एंजाइम की उपस्थिति में टूट कर एक अणु, मतलब क्या करते हैं, यहाँ देखिए अलग अलग रहेगा, टूट कर एक अणु क्या है? ग्लूकोज, और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, पीपीटी बनाने में बहुत सारे शब्द एक ही में मिल जाते हैं। क्या है? यहाँ टूट कर एक अणु, यहाँ से आपका है एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज को क्रेज एंजाइम में बदलकर, सुक्रोज को क्या है? सुक्रोज को क्रेज एंजाइम में बदलकर एक अणु क्या है? ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। अब आप देखेंगे माल्टोज, माल्टोज देखेंगे। क्या है? ड्राइवर अपनी गाड़ी पे माल को लाद रहा है ना। तो अब देखेंगे माल्टोज, ठीक है। माल्टोज, इसे जई की शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज को हम क्या कहते हैं? माल्टोज को जई की शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज को जई की शर्करा भी कहते हैं। ये क्या है? अंकुरित अनाज जौ, रागी, गेहूं आदि से बनाया जाता है। ये क्या है? अंकुरित अनाज। जो जई की शर्करा होती है वो अंकुरित अनाज से, जौ से, रागी, गेहूं आदि से बनाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। ये प्रकृति से हमें मिलते हैं ना। ये प्रकृति क्या होते हैं? प्रकृति रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। अनाज, गेहूं, जौ ये तो क्या होते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन इसे अंकुरित करने के लिए हमें प्रकृति नहीं करता, यह खुद से करना पड़ता है ना। तो ये विद्यमान नहीं होते हैं, इसे हमें क्या होता है? अंकुरित करना पड़ता है, ठीक। बल्कि इसे स्टार्च पर हुए एंजाइम की क्रिया से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसे एंजाइम की क्रिया के रूप में इसे क्या कर सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। अब आप देखेंगे लैक्टोज। क्या है? लैंड कर दिया, गाड़ी को लैंड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है लैक्टोज की बात कर रहा है। लैक्टोज इसे दूध की शर्करा के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज को हम दूध की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज दूध की ही शर्करा ही है, ठीक है। लैक्टोज, दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। मतलब सबसे अधिक दूध में ही लैक्टोज की शर्करा की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे
अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% लैक्टोज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक लैक्टोज की शर्करा किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे दूध में पाई जाती है। लेकिन कहने का है माँ के दूध में कितना पाया जाता है, तो आप बताएंगे 6 से 7% लैक्टोज माँ के दूध में मिलता है। सबसे अधिक माँ के दूध में मिलता है। और गाय भैंस के दूध में क्या मिलेगा, 4 से 5% लैक्टोज मिलता है। 4 से 5% क्या मिलता है, लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज शर्करा वनस्पत जगत से नहीं प्राप्त होता है। जो लैक्टोज शर्करा होती है वो वनस्पत जगत से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम लैक्टोज कहते हैं। मतलब लैक्टोज को जब हम पचाते हैं तो उसे क्या, लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज कहते हैं। लैक्टोज को जो पचाता है उस एंजाइम का नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लैक्टेज कहते हैं। ठीक है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम की क्रिया करता है। इस क्रिया के पश्चात हमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम क्रिया करता है। ठीक है, इस क्रिया के पश्चात हमें ग्लूकोज और प्लस क्या है, लैक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, लैक्टोज जल में घुलनशील होता है। ऐसी बात है, दूध की शर्करा है तो इजी वे में जल में घुल जाएगा। ठीक है, जल में घुलनशील होता। अन्य शर्कराएं की अपेक्षा ये कम मीठा होता है। ये अभी देखेंगे हम, आप देखे थे क्या, जो फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ये आप देखे हैं ना, देखिए ये जो जो सुक्रोज है ना, हाँ, जो सुक्रोज होता है वो मीठा होता है, लेकिन जो लैक्टोज होता है वो मीठा तो होता है लेकिन थोड़ा कम मीठा होता है, क्योंकि वो फल की शर्करा है, ये दूध की शर्करा है, तो उसकी अपेक्षा क्या होगा, ये कम मीठा होगा। अब आप देखेंगे पॉलीसेकेराइड, अभी तक आपने देखा है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, अब देखेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे ऐसे पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स हैं, शायद हम आपके सामने यहाँ जो हम बनाए हैं वो प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो इसका भी आप एक ट्रिक बना लीजिएगा और उससे इजी वे में याद कर लीजिएगा। हम तो 2 बता दिए हैं, इसका भी एक ट्रिक है जो शायद हम इस अपना एक व्यू होता है तो शायद हम इसे नहीं बता सकते हैं, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, पहला क्या है, स्टार्च है, डेक्सटीन है, ग्लाइकोज है, सेल्यूलोज है और पेप्टीन है। मतलब पॉलीसेकेराइड के अंतर क्या है, स्टार्च, डेक्सिन। आप एक एक शब्द लीजिएगा और इजी वे में आप एक ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, स्टार्च, डेक्सिन, ग्लाइकोज, सेल्यूलोज और पेप्टीन, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड की शर्करा है। पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोज का पदार्थ है। जो पॉलीसेकेराइड है वो जटिल कार्बोज का पदार्थ है, ये सरल नहीं, ये जटिल कार्बोज का क्या है, पदार्थ है। ठीक, अब देखेंगे स्टार्च, देखेंगे स्टार्च। स्टार्च यह वनस्पति जगत, पेड़ पौधे के प्राप्ति के मुख्य साधन है। ये क्या है, वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, ये पेड़ पौधे के प्राप्ति के मुख्य साधन है। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, अनाज आदि से 70 से 85% तक मिलता है। जड़ व तने वाली सब्जियों में क्या है, 30 से 35% मिलता है। सूखे बीज, मटर, सेम, ग्वालियर फल में 40% तक मिलता है। स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य क्या हैं, साधन हैं। ऊर्जा प्राप्ति के क्या हैं, मुख्य साधन है। अब आपसे पूछ लिया जाए स्टार्च कैसा होता है, तो आप बताएंगे ये वनस्पत जगत से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, अनाज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो 70 से 85% तक स्टार्च प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं, जड़ व तने वाली सब्जियों में 20 से 35% होते हैं। सूखे बीज, मटर जैसे सेम वगैरह हो गया, इसमें 40% तो स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। आप देख लीजिए, मटर को डाल दीजिए
और सेम को डाल दीजिए, चावल को डाल दीजिए, मक्का को डाल दीजिए, घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा, नहीं ना घुलेगा। तो क्या होगा? अघुलनशील होंगे। ये क्या होंगे? अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति के क्या हो, ये सारे जो ये सब फल हैं, बीज हैं और अनाज हैं, ये क्या हैं? ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। ठीक है, अब कह रहा है स्टार्च के गुण कैसे होते हैं। स्टार्च आप तो देखा स्टार्च ये चीजें हैं, लेकिन स्टार्च के गुण कैसे होंगे? स्टार्च के गुण, यह ठंडे पानी में यह घुलनशील होते हैं, लेकिन उबलते पानी में यह अवशोषित कर लेता है, उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है और फूल जाता है। सूजन के कारण यह नरम हो जाता है। सूजन के कारण दीवारें फट जाती हैं। इसका घोल गाढ़ा और अर्ध तरल हो जाता है। इसे क्या है? जिलेटेनीकरण कहा जाता है। यह स्टार्च पाउडर को गर्म पानी में पकाया जाए तो जेली बन जाता है। कच्चे फलों में स्टार्च की मात्रा कम होती है, पके फलों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च मुख्य एमाइलोज और लोपेक्टिन से मिलकर बनता है। स्टार्च पर टाइलिन की क्रिया होने पर डेक्सीन प्राप्त होता है। डेक्सीन के बाद माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज के बाद माल्टेज एंजाइम में उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्टार्च सबसे सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज है। कहने का मतलब हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्टार्च का सबसे सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, स्टार्च के गुण कैसे होंगे? अभी आपने देखा है, यह ठंडे पानी में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। उबलता पानी इसे क्या अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। देखते हैं मटर वगैरह, आलू वगैरह में आप क्या है, उबलते पानी में बहुत जल्दी क्या है? अवशोषित कर लेते हैं। इसके अंदर समाहित हो जाता, जो उबलता पानी होता है इसके अंदर क्या होता था? समाहित हो जाता है और वो फूल जाता है। सूज कर क्या हो, वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। सूजन के कारण उसकी जो दीवारें होती हैं वो फट जाती। मटर वगैरह देखते होंगे जब उबालते होंगे तो उसका जो छिलका होता है वो फट जाते हैं, तो उसकी दीवारें जो होती हैं वो फट जाती हैं। स्टार्च पाउडर को गर्म पानी में पकाया जाता है जिससे वो जेली बन जाए। मतलब कहने का तात्पर्य जो स्टार्च पाउडर होता है वो गर्म पानी में पकाया जाता है और वह जेली बन जाता है। कच्चे फलों में स्टार्च की मात्रा कम होती है, पके फलों में स्टार्च की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। स्टार्च मुख्य रूप से एमाइलोज और एमाइलेपेक्टिन से मिलकर बनता है। एमाइलोज और लेपेक्टिन से बनता है। ठीक है, स्टार्च पर टाइलिन की क्रिया होने पर डेक्सीन प्राप्त होता है। जब स्टार्च पर टाइलिन की क्रिया होती है तो क्या होता है? डेक्सीन प्राप्त होता है। डेक्सीन के बाद माल्टोज में बदल जाता है। डेक्सीन क्या होता है? बाद में माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज बाद में माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। और हम कह सकते हैं कि स्टार्च सबसे सरलतम ग्लूकोज है। ठीक है, ये सारे क्या है? स्टार्च के गुण थे। ठीक है, अब देखेंगे डेक्सीन। डेक्सीन, ठीक है, गर्मी के संपर्क में आने पर स्टार्च डेक्सीन में बदल जाता है। स्टार्च का रंग भूरा होता है। ब्रेड का भूरा रंग स्वाद डेक्सीन के कारण होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम मौजूद होता है। पके हुए स्टार्च पर कार्य करता है और डेक्सीन में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो डेक्सीन होता है वो गर्म पानी के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्सीन में बदल जाता है। जब गर्म पानी के संपर्क में आता है तो स्टार्च क्या होता है? डेक्सीन में बदल जाता है। स्टार्च का रंग कैसा होता है? स्टार्च का रंग भूरा होता है। ठीक है, ब्रेड का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। स्वाद में डेक्सीन के कारण होता है। जो स्वाद होता है उसका वो डेक्सीन के कारण होता है। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लार में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से एंजाइम पाए जाते हैं तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम
मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। पके हुए स्टार्च के कार्य करता है, पके हुए स्टार्च क्या करता है, स्टार्च पर कार्य करता है और डेक्स्टीन में बदल जाता है। ठीक है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम मौजूद होते हैं और क्या होते हैं, जो पके हुए स्टार्च पर कार्य करता है और उसे डेक्स्टीन में बदल देता है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगला ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन रासायनिक रचना, जो रासायनिक रचना में यह स्टार्च एक समान है, मतलब रासायनिक रचना के आधार पर यह स्टार्च क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। यह स्टार्च एक क्या है, सरलीकृत रूप है। स्टार्च क्या है, सरलीकृत रूप है। ठीक है, जो जीवित प्राणियों अर्थात मनुष्य में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। मतलब जो जीवित प्राणियों में मांसपेशियों अर्थात मनुष्य के यकृत में क्या होता है और मांसपेशियों में संग्रहित होता है, क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है, तथा इसका उपयोग उपवास और बीमारी के दौरान तब किया जाता है जब भोजन उपलब्ध नहीं होता है, तब आहार में स्टार्च का अधिक उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाता है और यह अत्यधिक शरीर श्रम से नष्ट हो जाता है। यकृत में लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक संरचना पर स्टार्च सामान्य होता है। यह स्टार्च एक सरलीकृत रूप है जो जीवित प्राणियों अर्थात मनुष्य के यकृत में मांसपेशियों में क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, मांसपेशियों में क्या होता है, संग्रहित होता है तथा इसका उपयोग उपवास, जैसे आप व्रत रहते हैं ना, उस दिन आप कुछ खाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसकी पूर्ति तो होगी ना, ऊर्जा की पूर्ति कहीं ना कहीं से होगी। तो कहाँ से होगा, जो स्टोर ऊर्जा है उसी से उस दिन हमारी क्या होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है जब आहार में स्टार्च अधिक उपयोग किया, जब आहार में स्टार्च बहुत अधिक ले लेते हैं तो ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या हो जाती है, जब अधिक लेंगे तो ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती और अत्यधिक शरीर जो क्या होता है, श्रम से नष्ट हो जाता है। यकृत में लगभग 100 ग्राम क्या होता है, ग्राम ग्लाइकोजन उपस्थित होता है। उपवास और बीमारियों के दौरान जो जमा हुआ, जो हम भोजन में लेते हैं और उस दिन भोजन नहीं करते हैं उपवास के दिन, ठीक है, आहार में स्टार्च अधिक हो जाता है, वही क्या करता है, हमारे शरीर को रिपेयर करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हाँ, यकृत में लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। आपके यकृत में लगभग, आपसे पूछ लिया जाए कि एक मनुष्य के यकृत में कितना ग्लाइकोजन उपस्थित होगा, तो आप बताएंगे 100 ग्राम ग्लाइकोजन संग्रहित, मतलब उसे सुरक्षित रखता है। जिस दिन हम भोजन नहीं लेते हैं उसको क्या करता है, उसको वो ग्लाइकोजन टूटता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक, अब क्या रहा है, सेलुलोज जो है वो वनस्पति रेशे आदि अनाज की भूसी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। क्या है, वो वनस्पति अनाज भूसी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वे स्टार्च कड़ों में एक साथ बांधते हैं। दांतों और मांसपेशियों को सक्रिय रखने और उनमें संकुचित विस्तार के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ स्वयं पचते नहीं है, ये पदार्थ जो होते हैं वो स्वयं से पचते नहीं हैं, चाहे उन्हें कितना भी पकाया जाए वे नहीं घुलते हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें पोषण नहीं है, परिणाम स्वरूप ये क्या है, पोषण नहीं है, पोषण में नहीं मिल पाते हैं, इससे अपचय नहीं हो पाता है। ठीक है, बल्कि कब्ज के राहत मिलती है। कब्ज से पीड़ित लोग के लिए सेल्यूलोज एक महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थ है। यह पेट की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह तत्व मुख्य रूप से साबुत अनाज, दालें, सब्जी, चुकंदर, मांस, फल, मशरूम, गाजर, गोभी, सलजम, अंजीर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है सेल्यूलोज जो होता है वो आप जानते होंगे, जिस अनाज में ऊपर का आवरण होता है, भूसी जिसको कहते हैं, उसी पे हम उसी को हम सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है, वो सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, वनस्पति रेशे आदि तथा अनाज की भूसी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वनस्पति रेशे आते हैं और अनाज की जो ऊपर की भूसी होती है, जो आवरण होता है,
उसके अंतर्गत क्या, सेलुलोज के अंतर्गत आते हैं। यह स्टार्च कड़ों के साथ बांधते हैं। जो स्टार्च होता है अंदर का, ऊपर का क्या करते हैं, आवरण जो होता है उसके साथ उसे बांध के रखते हैं। दांतों और मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने में, और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उसको सक्रिय बनाए रखने में उसे संकुचन और विस्तारण के लिए आवश्यक होता है क्या, जो होता है सेलुलोज। विस्तारण के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए सेलुलोज आवश्यक होता है। ये पदार्थ क्या है, स्वयं से पचते नहीं है। ये जो पदार्थ होते हैं वो स्वयं से पचते नहीं है। इन्हें क्या जितना भी पकाया जाए, ये घुलने के परिणाम स्वरूप, जो इसे कितना भी पकाया जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं, परिणाम स्वरूप इन्हें पोषण में नहीं, इस जो मतलब कितना भी पकाया जाए फिर भी परिणाम स्वरूप ये पोषण में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, ये पोषण में नहीं मिल पाते हैं, इन्हें अपचय हो जाती है। ये खाते हैं जब हम, इसे क्या हो जाएगी, अपचय हो जाता है। बल्कि जो कब्ज के रोगी होते हैं, जो कब्ज के रोगी होते हैं, उससे क्या होता है, इनको राहत मिलती है। ठीक है, कब्ज के पेट की क्रिया को सरलतम बनाए रखता है क्या, सेलुलोज। ठीक है, यह तत्व मुख्य रूप से साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, चुकंदर, फल, मशरूम, गाजर, गोभी, अंजीर आदि में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है। अब आप देखेंगे पेक्टिन। पेक्टिन यह पके फलों के ठीक नीचे उपस्थित होता है। पेक्टिन जो होता है वो पके जो फल होते हैं उसके ठीक नीचे क्या होता है, उपस्थित होता है। आपसे पूछ लिया जाए फलों में जो पेक्टिन होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो आप बताएंगे उसके ठीक नीचे उपस्थित होता है। पेक्टिन कैलोरी मूल्य शून्य होता है। जो पेक्टिन का कैलोरी मूल्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यह चीनी के साथ मिलकर पकाने पर जेली के रूप में जम जाता है। यह चीनी के साथ पकाने में जेली के रूप में जम जाता है। पेक्टिन क्या होता है, पारदर्शी होता है। जब जेली है तो जाहिर सी बात है पारदर्शी होगा। ठीक है, पेक्टिन जो होता है वो पारदर्शी होता है। काजू, खोआ, पनीर कार्बोज प्राप्ति के उत्तम साधन है। जो काजू होता है, खोआ होता है, वो पनीर होता है, वो कार्बोज के प्राप्ति के उत्तम साधन है। अभी आपने देखा है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं, और डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब आप देखेंगे कार्बोज के कार्य क्या हैं। कार्बोज हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। ठीक है, कार्बोज के कार्य क्या हैं, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोज क्या है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। एक व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% ऊर्जा प्राप्त करता है। एक व्यक्ति में कार्बोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता है, वो 55 से 60% तक ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रोटीन की बचत करता है। जो कार्बोज होता है, कार्बोज का क्या कार्य क्या है, प्रोटीन की बचत करना। ठीक है, कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति में, जब कार्बोज और वसा की अनुपस्थिति हो जाती, मतलब उपस्थित नहीं होते, अनुपस्थिति में शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन कार्य करता है। अभी आपको बताए हैं, अगर डॉक्टर आपको कार्बोज लेना मना कर दिया, आपको प्रोटीन लेना मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे, वसा लेना मना कर दिया, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो प्रोटीन से मिलने लगती है। तो यही कह रहा है कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति हो जाएगी। अगर डॉक्टर आपको कार्बोज मना कर देगा, वसा मना कर देगा, तो क्या है, जो शरीर की मांग होती है वो प्रोटीन से होने लगती है। प्रोटीन की टूट कर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। मतलब प्रोटीन टूट करके ऊर्जा प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, मुख्य काम यह है शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, शरीर का निर्माण करना। अगर कार्बोज